वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2013 की बंगाली लैंग्वेज मिनी सीरीज गोभिर जोलर मार्च सीजन 2 की स्टोरी। तो अभी तक हमने देखा दोस्तों कि रीमा की मौत जिस अंदाज में हुई थी उसी अंदाज में सुरेश की मौत भी हो गई थी, वो भी अपने ही रूम में। यानी उसे भी स्लो पॉइजनिंग से मारा गया था ताकि रीमा की मौत की असल सच्चाई सभी के सामने नहीं आ पाए। और अब जो हम देखते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे देखते हैं तो बीना के फिश बाउल में से 4 फिश जो थी ना, उसमें से अब 2 ही जिंदा बची होती हैं, जिससे बीना बहुत डर जाती है कि मर जाएंगे, धीरे धीरे हम सभी मारे जाएंगे। तो उसका हस्बैंड ध्रुव कहता है कि तुम हर बात को इतना नेगेटिव क्यों ले रही हो, इतना डर क्यों रही हो। जिस पे बीना भड़क जाती है और कहती है कि डरो नहीं तो क्या करूं, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। पहले रीमा, फिर सुरेश और अभी दीति की मौत हो चुकी है, अब अगली बारी क्या पता मेरी हो। ये सब बकते बकते वो अपने हस्बैंड को पुश करती है, जिससे गलती से वो फिश बाउल से टकरा जाता है और फिश बाउल टूट जाती है। जिसके बाद तो 2 जिंदा बची फिश भी तड़प तड़प कर मर जाती हैं दोस्तों। और तब ध्रुव कहता है कि देखो देखो, तुम्हारी डर की वजह से ये भी मारे गए। इसके बाद तो बिना रोते हुए कहती है कि ठीक इसी तरह मैं और आरती भी मारे जाएंगे। अब आगे दोस्तों हम कुछ और चौंकाने वाली बात देखते हैं कि ये गेम असल में रीमा ने नहीं बल्कि रीमा के हस्बैंड तीर्थ के द्वारा शुरू किया गया था। कमाल है यार। दरअसल चारों की वाइफ अनप्लान ट्रिप पे गोवा गई हुई थी। हालांकि वो पहले भी अपनी महिला मंडली के साथ ट्रिप्स पे जा चुकी थी, मगर वो प्लान ट्रिप था दोस्तों। पर इस बार उनका मन था एडवेंचर करने का, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे के पतियों के सामने हाथ जोड़कर उनसे परमिशन दिलवाई थी अपनी फ्रेंड को। मतलब पहले 3 एक के घर पे गई होंगी, उसके पति को बोला होगा भेज दो इसको घुमाने के लिए, फिर 3 दूसरे के घर पे गई होंगी। तो ऐसे ऐसे करके एक दूसरे की मदद करी सभी ने। पर उनके जाने के बाद दोस्तों सुमित को उनकी बड़ी फिक्र हो रही थी। हालांकि बाकी पति अपनी बीवियों की रोज रोज की चिक चिक से थोड़ा ब्रेक पर बड़े खुश थे कि चलो ठीक है। अब आगे चारों के पति बाहर एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने के लिए आ जाते हैं, पर सुमित का यहाँ पे भी यही कहना होता है कि पता नहीं महिला मंडली सही से गोवा पहुंची भी होगी या नहीं, उन्हें रूम मिला भी होगा या नहीं, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तो इस पे तीर्थ मजाक करता है कि तुम्हें अपनी बीवी की इतनी चिंता जेन्युइनली सता रही है या फिर तुम्हें लग रहा है कि गोवा में कहीं वो किसी और के साथ बहक ना जाए। अब इससे सुमित हो जाता है दोस्तों ऑफेंड और कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मेरी बीवी तो कभी बहक नहीं सकती। तो तब तीर्थ कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि हमारी बीवियां बहक जाएंगी। सुमित कहता है कि मुझे क्या पता तुम्हारी बीवियों के बारे में, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी की गारंटी ले सकता हूँ। अब इस तरह दोस्तों धीरे धीरे तीर्थ बाकी पतियों को भड़काता है कि तुम लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, क्या हो गया, क्या तुम्हें अपनी बीवी पे यकीन है या नहीं है। तो वो लोग भी कुछ कहने लग जाते हैं कि हम अपनी बीवी पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, वो मुझसे ऑब्सेस्ड है, हर कोई यही बोलता है। तो तीर्थ कहता है कि जब सबको अपनी बीवी पे इतना भरोसा है तो क्यों ना उनकी लॉयल्टी टेस्ट की जाए, हम उन्हें चीट करने का मौका देंगे, अगर फिर भी वो लॉयल निकली तभी जाकर उनकी लॉयल्टी मानी जाएगी। और सारे पति शराब के नशे में थे दोस्तों। इस बात को वो ईगो में लेकर लॉयल्टी टेस्ट के लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी बीवियां लॉयल निकली फिर तो हम जो कहेंगे वो तीर्थ को करना होगा, क्योंकि यही हमको चैलेंज दे रहा है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों प्रेजेंट में, और इसी टेस्ट के बारे में अरुण अकेले बैठ के सोच रहा होता है, मगर उसकी वाइफ हाइपर हो जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे सब समझ आ रहा है अरुण कि तुम किसके ख्यालों में डूबे हुए हो। मुझे बेडरूम में अकेला छोड़कर तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, अगर मेरे भी कान नाक से खून निकलने लगी और मैं भी दीति की तरह मर गई तो क्या होगा। हाँ? तुम तो मेरे सामने भी नहीं रहे, मुझे बचाना पड़े तो बचाएगा कौन। अरुण अपनी वाइफ को काम डाउन करवाते हुए कहता है कि मेरी बातें सुनो, परेशान मत हो जाओ, मैं तो बस यहाँ इंस्पेक्टर के कॉल का वेट कर रहा था। जिस पे आरती कहती है अरे हाँ, आज तो तुम लोगों का सलाइवा टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली है। अरुण क्या लगता है सुरेश के घर पे जो सिगरेट बट्स मिले थे उससे तुम्हारा सलाइवा मैच कर जाएगा क्या या नहीं। अरुण कहता है कैसी बातें कर रही हो, मैं कभी सुरेश के रूम पे गया ही नहीं, तो ये क्या फालतू की बातें कर रही हो। दूसरी ओर हम सुमित के घर पे तीर्थ को आते हुए देखते हैं, जो सुमित को एक चौंकाने वाली खबर देता है कि तुम तीनों का सलाइवा मैच कर गया। इंस्पेक्टर ने मुझे कॉल करके ये बताया, तो सोचा तुमसे खुद मिलकर पूछ लूं कि तुम लोग सुरेश के घर पे कब गए थे, क्योंकि फोन तो तुम उठा नहीं रहे हो। अब उसी वक्त इंस्पेक्टर का कॉल अरुण और ध्रुव को आता है और सलाइवा मैच करने वाली बात सुनकर दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। वेल, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आपको पता नहीं है ना वैसे कि दीति की मौत कैसे हुई। तो आइए देखते हैं। दीति की मौत भी रीमा और सुरेश की तरह अचानक मुंह से नाक से खून निकलने के कारण हुई थी, और उसकी बॉडी की जब अंतिम क्रिया की तैयारी की जा रही थी तब दीति की फैमिली और फ्रेंड्स उसे आखिरी बार देखने के लिए आए थे। बीना, ध्रुव और आरती, अरुण ये भी यहाँ पे आए हुए थे, पर दोनों ही जल्दी से अपने पतियों को वापस घर चलने के लिए कहने लगती हैं। वहीं इंस्पेक्टर तीर्थ से कहता है कि आपकी बीवी की तरह दीति की मौत भी लगभग वैसी हुई है। ऐसा लगता है कि चारों सहेलियों को एक एक करके कोई मारना चाहता है, जिस पे फिर तीर्थ याद दिलाता है कि इसमें तो कोई पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सुरेश की मौत भी ऐसी हुई है। अगर वो चारों को ही मारना चाहता था तो फिर सुरेश को क्यों मारा। इसके बाद दोस्तों सीन आता है प्रेजेंट में शिफ्ट, और हम देखते हैं कि अरुण अपने बच्चों और बीवी को बीना के घर पे छोड़कर पुलिस स्टेशन जाता है इंक्वायरी के लिए। तभी ध्रुव रेडी होकर आता है और अरुण से कहता है कि चलो अरुण,
मेरी गाड़ी से पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो तभी बीना ध्रुव से कहती है कि अगर तुम लोग सच में सुरेश के घर नहीं गए थे तो इंस्पेक्टर से वही कहना जो सच है, पहले बता दिया तुम्हें, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर चला गया है, झूठ बोलकर बचना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ ध्रुव अपने मन में सोचता है कि कौन सा सच बताऊंगा मैं, टोटल इतने सारे खेल चल रहे थे कि अब तो गेम और रियलिटी में फर्क करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। फिर ध्रुव और अरुण के जाने के बाद बीना आरती से कहती है कि कहीं तूने तो दीदी को नहीं मारा, क्योंकि तेरा पति उससे प्यार करने लग गया था। और फौरन आरती भी कह देती है कहीं रीमा को तूने तो नहीं मारा, मारने की वजह तेरे पास भी थी। देखा दोस्तों क्या मजा आ रहा है गेम में। दूसरी ओर तीर्थ अपनी एनिवर्सरी की अगली सुबह याद करता है अपने और रीमा के साथ जो पल थे बिताए उसने उनको, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, रीमा रो रही थी अपने घर पे कि आज मैं अपने फ्रेंड से मिलकर क्या ही कहूंगी कि मेरे पति ने मुझे डिवोर्स मांगा। तो उस टाइम तीर्थ के मन में एक ख्याल आता है कि लॉयल्टी टेस्ट वाली बात को 1 हफ्ता गुजर गया, हमारी वाइफ गोवा से वापस आ चुकी है, पर हमारी लॉयल्टी टेस्ट वाली गेम में तो कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा, तो क्यों ना जो काम मैं नहीं करवा पाया वो काम मैं अपनी बीवी से करवाता हूँ। ये बातें दोस्तों अभी भी वो अपने दिमाग में सोच रहा है, ठीक है, किसी से कह नहीं रहा। फिर वो अपने दिमाग में सोचता है कि अरे मैंने कल रात जानबूझकर तो डिवोर्स वाली बात छेड़ी थी ताकि कुछ वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। अब आगे हम देखते हैं कि तीर्थ रीमा के सामने एक कंडीशन रखता है कि तुम अपनी फ्रेंड्स के चेहरे से अगर लॉयल वाइफ का मुखड़ा उतरवा दोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। जिस पे रीमा कहती कि नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तीर्थ कहता है ठीक है फिर सोच लो, तुम्हें अपनी दोस्ती बचानी है या शैलो फ्रेंडशिप। इसके बाद रीमा जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने, जहां वो उनके साथ अपना दुख बताने की कोशिश करती है, मगर इसके बाद जो होता है ना दोस्तों, उसका अंदाजा रीमा को नहीं था। वो अभी तक जिन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती हुई आई थी, वो तो उल्टा रीमा को ही उसकी इस सिचुएशन के लिए ब्लेम कर जाती है। याद होगा आपको, वो रीमा में ही लाख कमियां निकालती है कि तुम ऐसी हो तभी तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहा है, जिससे रीमा का इस फेक फ्रेंडशिप से भरोसा उठ जाता है और वो इनके साथ उस खतरनाक गेम को खेलने के लिए हो जाती है तैयार। वो इन्हें फिर एक दूसरे के पतियों के साथ अफेयर करने के लिए उकसाती है और आखिर में इनको राजी करके ही मानती है वो। और अब प्रेजेंट में अरुण और ध्रुव इंस्पेक्टर से कहते हैं कि सर आप खुद ही सोचिए ना, अगर हमारा कत्ल में कोई इन्वॉल्वमेंट होता तो क्या हम अपनी कब्र खोदने के लिए अपने सिगरेट बट्स सुरेश के घर पे छोड़ आते? नहीं ना। सर बात को समझने की कोशिश करिए, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सारा खेल तीर्थ का है, उसने ही हमें अपनी वाइफ्स की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए उकसाया था। हमें अपनी बीवी पे भरोसा था, इसीलिए हम भी मान गए थे, मगर उस वक्त तीर्थ के पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। कुछ दिनों के बाद उसने फिर से हमें मिलने के लिए बुलाया और बताया कि मैंने अपनी वाइफ के सामने कंडीशन रखी कि वो या तो मुझे डिवोर्स दे दे या फिर अपनी फ्रेंड्स को गुस्साए कि वो अपनी जवानी से रिझा कर दिखाए कि उनमें अभी भी वो बात है कि नहीं, मतलब वो अभी भी लड़कों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हैं कि नहीं। ये सारी बातें तीर्थ ने हमसे कही थी और सर वही हम आपसे बता रहे हैं। साथ ही तीर्थ ने हमसे ये भी कहा था कि मेरी वाइफ तो आज तुम्हारी बीवियों को चीट करने के लिए उकसाने वाली है। अब देखो ये बातें तुम्हारी वाइफ तुम्हें बताती है कि नहीं। समझ आ गया दोस्तों आपको, ऐसा सीन हुआ था। अब इसके बाद अरुण, ध्रुव और सुमित अपने अपने घर चले जाते हैं और अपनी बीवी का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने में लगे होते हैं। वो जब आती है तो ये लोग पूछते हैं कि आज क्या क्या हुआ, तो वो सारी बातें बताती है सिवाय वो गेम वाली बात को छोड़कर, जिससे पतियों को लगता है कि शायद रीमा ने इनसे गेम की बात करी ही नहीं। तो ये खुशी खुशी अगली रात तीर्थ से मिलने चले जाते हैं, जहां तीर्थ कहता है कि ज्यादा खुश मत हो बेटा, क्योंकि कल पूरी रात रीमा घर आई ही नहीं थी। नशे में उसने अपनी फ्रेंड्स के रेस्टोरेंट जाने के बाद मुझे कॉल किया था और कहा कि मैं तुम्हारा मोहरा नहीं बनूंगी, अगर किसी कंडीशन को पूरी करने पर तुम मेरे साथ रहने वाले हो तो मैं खुद तुम्हारे साथ रहने के लिए मरी नहीं जा रही। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना प्यार में, ना गेम में और ना क्राइम में। अब उसने मुझे इतनी सारी बातें बोली तो मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया, पर वो पक्का कुछ बड़ा प्लान कर रही थी। तो देखा दोस्तों आपने, ऐसा सीन हुआ था। और प्रेजेंट में ये सारी बातें जानकर इंस्पेक्टर को बड़ी हैरानी होती कि बताओ रीमा भी क्या औरत थी, उसकी सहेलियां सच्ची साबित नहीं हुई तो उसने बताओ उन्हें गेम में खींच लिया और उनके पति ने उन पे शर्त लगाई थी तो उन्हें भी अपने गेम का मोहरा बना दिया। बताओ यार। तभी एक औरत गोद में बच्चा लेकर आती है रोते हुए और कहती कि सर आप लोगों ने मेरे पति का अंतिम संस्कार कर दिया और हमें अभी तक खबर नहीं दी। तो इंस्पेक्टर पूछते हैं कि कौन था तुम्हारा पति? तब वो कहती कि सुरेश। अब ये जानकर सभी की हालत खराब, मतलब हैरान हो जाते हैं कि सुरेश ने तो खुद को गे बताया था, फिर उसकी बीवी बच्चे कैसे हो सकते हैं। और इधर बीना और आरती काफी डरी हुई हैं दोस्तों। बीना कहती है कि अगर मरना ही है ना तो हमें कम से कम अपने कातिल का पता लगाने की कोशिश तो करनी चाहिए, हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे तो बैठ नहीं सकते। तो बीना अपने दोनों बच्चे और आरती की बेटी मतलब तीनों को अपनी मेड के साथ पार्क में भेजकर खुद आरती के साथ जाती है तीर्थ के ऑफिस। और आरती बीना से पूछती भी है कि तुझे तीर्थ जीजू के ऑफिस का एड्रेस कैसे पता है? तो बीना झूठ बोल देती कि वो एक बार रीमा मुझे लेकर आई थी, बस तभी मुझे पता है। लेकिन दोस्तों हम एक फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि तीर्थ ने एक बार बीना को टीज किया था कि क्या तुम मुझे किसी पब्लिक प्लेस में किस कर सकती हो क्या? तो एक दिन बीना बिना बताए तीर्थ के ऑफिस के बाहर आ गई थी
उसने कॉल करके तीर्थ को ऑफिस के बाहर आने को कहा और यहीं पे उसे किस करने की कोशिश करने लगी, मगर तीर्थ ने उसको ये कहकर रोक दिया था कि मैं तो अरे बस मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया। इससे पहले कि मेरी गर्लफ्रेंड ब्रिंडा हमें साथ में देख ले, चलो यहाँ से चलते हैं। तुम्हें तो पता है ना, उस बोरिंग ब्रिंडा के साथ मुझे प्यार का झूठा नाटक करना पड़ रहा है ताकि जब भी रीमा को मेरे अफेयर का पता चले तो मैं ब्रिंडा का नाम ले लूं और तुम पे कोई शक ना करे। देखा दोस्तों, ये सीन था। और अब प्रेजेंट में इंस्पेक्टर सुमित ध्रुव और अरुण को बाहर भेजकर अकेले में सुरेश की वाइफ से बातचीत करते हैं। वो उसे कहते हैं कि सुरेश ने तो कहा था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है और उसे औरतों में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। तो वो लेडी कहती, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, हमारा बच्चा एक सफल शादी की निशानी है। वो हमारे लिए तो शहर में पैसा कमाने आए थे, हर महीने वो हमें पैसा भेजा करते थे। उनके साथ में काम करने वाले विष्णु भैया ने मुझे उनकी मौत की खबर दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। इधर दोस्तों बीना और आरती को तीर्थ अपने ऑफिस में देखकर कहता है कि तुम्हें अगर कोई भी बात करनी थी तो घर आ जाती, ऑफिस आने की क्या जरूरत थी। तो बीना कहती है, वो क्या है ना, हम रात तक का वेट नहीं कर सकते थे। वो क्या है ना कि हमारे पास कितना टाइम बचा हमें खुद नहीं पता, इसीलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। और फिर आरती पूछती कि तीर्थ जीजू, जिस रात रीमा का खून हुआ आप पूरे दिन कहाँ थे बताओ। तो तीर्थ कहता है, मैं ऑफिस के काम से जमशेदपुर गया हुआ था। तो बीना तुरंत पूछती कि आप सच में वहाँ थे, इसका कोई सबूत है, और आप वापस कब लौटे थे। तो तीर्थ कहता है कि तुम लोग ऐसी क्या डिटेक्टिव बन के बातें कर रही हो, क्या मुझ पे भरोसा नहीं है। तो आरती कहती है कि नहीं, हमें अपने पति तक पे भरोसा नहीं रहा तो आप पे कैसे होगा। और ये सुनकर तीर्थ कहता है कि यानी तुम्हारे पतियों ने तुम्हें शर्त वाली बात बता दी है क्या। तो ये चौंक जाती है और पूछती है, कौन सी शर्त वाली बात। तो तब तीर्थ कहता है कि जब उन्होंने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं। और तभी केविन में ब्रिंडा आ जाती है और तीर्थ से कहती है कि क्या तुम बिजी हो तीर्थ, मैं खाने के लिए तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जिससे बीना जेलसी हो जाती है और ब्रिंडा से उसका नाम पूछकर गुस्से में चले जाती है दोस्तों वहाँ से। ये सारी चीजें आरती भी नोटिस करती है और रास्ते में बीना से कहती है कि तो यही है वो ब्रिंडा जिसकी वजह से तीर्थ जीजू रीमा को डिवोर्स देना चाहते थे, है ना। वैसे मानना पड़ेगा, लड़की तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट चूज करी है। तो गुस्से में बीना बड़बड़ाती है कि मुझसे तो तीर्थ ने कहा था कि ब्रिंडा बहुत ही अगली और दाल चावल टाइप की है, झूठा कहीं का। फिर मन में बीना सोचती है, इसीलिए उसने मुझे लास्ट टाइम ऑफिस के बाहर से ही भगा दिया था ताकि मैं उसकी मस्त सेटिंग को ना देख पाऊं। अच्छा, ये ब्रिंडा तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, तो कहीं वो ब्रिंडा को यूज करने के बजाय मुझे सच में बेवकूफ तो नहीं बना रहा। लगता है एक साथ दो दो नाव पे पांव रखा हुआ है। और फिर बीना गुस्से में अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि तुम आज घर आ जाओ, सारा हिसाब किताब आज ही होगा, तुमने हमसे शर्त की बातें छिपाकर अच्छा नहीं किया। इधर तीर्थ तो सोच रहा था दोस्तों कि ब्रिंडा ने आज जो बीना के सामने किया, इससे तो बीना आग बबूला होकर पक्का दिमाग खराब हो गया होगा उसका। अब वो मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेगी, मगर मैं उसे यकीन कैसे दिलाऊं कि जब मैं अपने फायदे के लिए ब्रिंडा के साथ अफेयर का नाटक कर रहा था उस समय तो बिल्कुल बहन टाइप थी, पर ब्रेकअप के बाद अचानक से कौवा मोर बन गया, यानी ब्रिंडा का ग्लो अप हो गया। और ब्रिंडा ने तो मेरे साथ पता नहीं कब लास्ट टाइम लंच किया था, मगर बीना के सामने उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसा मेरा अभी भी उसके साथ कुछ चल रहा है। इस तरह दोस्तों ये अपने दिमाग में सोचता है और तभी बीना तीर्थ को कॉल करके कह देती है कि ये मत सोचना कि मैंने ब्रिंडा के बारे में पूछने के लिए कॉल किया, तुम्हें जो करना है करो, मगर एक बात जान लो कि पुलिस स्टेशन में सुरेश वेटर था ना, उसकी वाइफ और बेबी आए हुए हैं, यानी सुरेश वेटर गे नहीं था और तुम्हारी बीबी उसके साथ रात भर कोई जगराता नहीं करती थी, बल्कि वो भी तुम्हें चीट कर रही थी। ये जानने के बाद तीर्थ को उस रात का फ्लैशबैक आता है जिस रात रीमा घर नहीं लौटी थी, ना ही वो अपने मायके गई थी। तीर्थ को भी थोड़ी सी चिंता हो गई थी उसकी, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। वो जब रीमा को कॉल लगा रहा था तो लग नहीं रहा था, तो वहीं PNPC रेस्टोरेंट में जब उसने कॉल किया तो सिर्फ रिंग हो रही थी, पिक नहीं हो रहा था, जिससे तीर्थ समझ गया कि जरूर रेस्टोरेंट बंद हो गया होगा। तीर्थ को समझ नहीं आ रहा था कि जब सबकी बीवी अपने घर लौट चुकी है तो रीमा कहाँ गई, कहाँ ढूंढूं उसको। कुछ ही देर में डोरबेल बजती, उसे लगता है रीमा आ गई, मगर आया हुआ था सुरेश वेटर। वो सारी बात तीर्थ को बताता है कि सर आपकी वाइफ अकेले रेस्टोरेंट में पी के भंड हो चुकी है, मैंने उनकी हेल्प करनी चाहिए पर वो अपना एड्रेस बताने को रेडी ही नहीं थी। आखिर में मुझे उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने रूम पे लेके जाना पड़ा। उनके सो जाने के बाद मैंने उनका बैग चेक किया जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उससे मुझे यहाँ का एड्रेस मिला। अब ये सारी बातें सुनकर तीर्थ भड़क जाता है, वो सुरेश को मारने पीटने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी बीवी पे हाथ उठाने की, गलत फायदा उठाने की। और तब खुद को बचाने के लिए सुरेश को कहना पड़ जाता है कि सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मैं तो गे हूँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। सुरेश की शक्ल बिल्कुल गुड बॉय जैसी थी, तो तीर्थ को उस पर यकीन हो गया और उसने सुरेश से हाथ मिला लिया। वो कुछ पैसों के बदले सुरेश से रीमा और उसकी सहेलियों पे नजर रखवाता था। उनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है ये जानने के लिए तीर्थ ने ऐसा किया। दोस्तों प्रेजेंट में ध्रुव सुमित और अरुण के साथ अपने घर पे पहुंचता है, साथ ही उसने तीर्थ को भी कॉल करके आने को कह दिया होता है, क्योंकि सारा कुछ तो तीर्थ की वजह से ही हो रहा था। हालांकि तीर्थ अभी तक आया नहीं होता है दोस्तों, और बीना अपने पति को अच्छे से फटकार भी लगाती
बताती है कि हमने जो भी खेल खेला उस दिन इंस्पेक्टर से मिलने से पहले तुमने सब सच बता दिया था और तुम लोगों ने हमसे अभी तक वो शर्त वाली बात छिपा के रखी है। जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो। अगर तुम शर्त के लिए हाँ नहीं करते तो तीर्थ रीमा से कहकर हमें इस गेम में नहीं फंसा पाता। इस पर ध्रुव कहता है कि अच्छा ऐसा है, अगर रीमा ने गेम के लिए उकसाया तो तुम लोग राजी क्यों हुई थी? दूसरे मर्दों को फंसाने का लालच कंट्रोल नहीं कर पाई, या सुमित पे पहले से ही तुम्हारी गंदी नजर थी? तब अरुण कहता है कि ये टाइम हाइपर होने का नहीं है, कब और किस तरह हम इस डेडली गेम में फंसे ये समझने का टाइम है। तब ध्रुव भी थोड़ा शांत होता है और अपनी वाइफ बीना से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि जो भी सीक्रेट है हम एक दूसरे को बता दें। तो इस पे बीना झट से कहती मैं क्या बताऊं, मेरा कोई सीक्रेट है ही नहीं। इस पे आरती कहती कि हाँ हाँ है, मैं बताऊं। तभी वहाँ पे तीर्थ आ जाता है दोस्तों और वो सारी बात बता देता है इन लोगों को, यानी सुरेश के साथ उसने जो कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ था उसके बारे में। और यहाँ बातों ही बातों में आरती बार बार सबके सामने तीर्थ और बीना के अफेयर के बारे में बताना चाह रही थी, मगर बीना उसकी बात को हमेशा काट रही थी। पर आखिर में तीर्थ खुद ही बता देता है कि अब मामला काफी आगे बढ़ चुका है और मैं खुद जानना चाहता हूँ कि रीमा को किसने मारा, इसीलिए अब हमें आपस में कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाना। हाँ मैं कबूल करता हूँ कि बीना के साथ 1 साल से ज्यादा से मेरा अफेयर चल रहा है। और ये सुनते बीना को ध्रुव एक थप्पड़ लगाता है दोस्तों और पूछता है कि तुमने और कितने आदमियों को फंसा के रखा हुआ है, पहले सुमित और अब तीर्थ। सुमित का तो तुम एक्सक्यूज दे चुकी हो कि वो गेम का एक पार्ट था, मगर तीर्थ के बारे में क्या कहोगी? कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी? पर बीना को दोस्तों जैसे सांप सूंघ गया हो, कुछ नहीं बोल पाती। उधर इंस्पेक्टर जाते हैं रेस्टोरेंट और विष्णु को पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं कि जब सुरेश गे था तो उसकी बीवी बच्चे कहाँ से आ गए। विष्णु कहता है कि नहीं सर, अगर वो गे होता तो फिर उसका रीमा मैडम के साथ क्या चल रहा था? एक दिन तो रीमा मैडम के हस्बैंड बहुत गुस्से में आए भी थे और सुरेश के साथ मारपीट करी थी। साथ ही सुरेश का एक और लड़की के साथ चक्कर था, वो जब आती थी तो सुरेश को 2000 की टिप देकर जाती थी। दोस्तों अब ये सारी बातें जानकर इंस्पेक्टर को लगता है कि तब तो ऐसा हो सकता है कि तीर्थ ने रीमा को सुरेश के अफेयर की वजह से मार दिया होगा और फिर सुरेश को भी मार दिया। इंस्पेक्टर अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि जिस दिन रीमा का खून हुआ, बयान के मुताबिक तीर्थ काम के सिलसिले में जमशेदपुर गया हुआ था, क्या तुमने क्रॉस चेक किया? तो हवलदार कहता है कि हाँ सर, होटल के रिकॉर्ड के अनुसार तीर्थ उस दिन जमशेदपुर के होटल में ही था और अगले दिन चेकआउट किया उसने, मगर होटल में कोई सीसीटीवी नहीं है तो कह नहीं सकते कि वो उस रात अपने रूम में था या नहीं। इधर तीर्थ सभी को कहता है कि मुझे इतना तो समझ आ गया था कि रीमा जरूर कोई खेल खेल रही है हम सभी के साथ, क्योंकि मुझे पहले सुरेश ने बता दिया था कि नशे में रीमा किसी गेम के बारे में बड़बड़ा रही थी और अगली रात वो अपना सामान पैक करके दूसरे रूम में सोने जा रही थी। तो जब मैंने उसको रोका और कहा कि मुझे बेबी चाहिए तो वो कह रही थी कि मैं इस बेबी को अबॉर्ट कर दूंगी, मुझे तुम जैसे घटिया आदमी का बच्चा नहीं चाहिए, ये कहा उसने मुझे। वहीं दूसरे दिन उसने अपनी फ्रेंड्स के हस्बैंड से रोते गिड़गिड़ाते हुए हेल्प मांगी कि प्लीज मेरे पति के सर से डिवोर्स का भूत उतार दीजिए, यानी वो मेरे लिए कह रही थी, जो कि उसी रात मुझे इन लोगों ने रेस्टोरेंट में मिलकर बताया। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था। इसके बाद दोस्तों अरुण कहता है आगे की बात हम बताएंगे, क्योंकि ये सारी बात होने के बाद तो तीर्थ वॉशरूम चला गया था और तब मैंने, सुमित और ध्रुव ने मिलकर ये फैसला किया कि ये दोनों पति पत्नी तो पागल हो गए हैं, ऐसे में हमें लॉयल रहना होगा और जो कुछ भी आगे होगा हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। इसलिए जब तुम तीनों ने हमें अपना टारगेट बनाकर जरूरी बातें डिस्कस करने के लिए रात में मिलने को कहा तो हमने कॉल करके ये सारी बातें एक दूसरे को बता दी थी और इसके बाद जो कुछ भी हुआ, हाथ पकड़ा, गिफ्ट देना, ये सारी बातें भी हमने एक दूसरे को बताई। यानी तुम लेडीज को लग रहा था कि तुम बहुत होशियार हो और तुम अपने हुस्न के जाल में हमें फंसा रही हो, पर हम फंसने का नाटक कर रहे थे ताकि हम देख सकें कि तुम लोग कितना नीचे गिर सकती हो ये गेम जीतने के लिए। देखा दोस्तों कहानी कहां से कहां चली गई। अब इस तरह से पर्दाफाश होने के बाद तो बीना को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है ना कि क्या ही बताएं। वो सोचती है कि ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। इसके बाद सभी अपने घर चले जाते हैं क्योंकि रात बहुत हो जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में हवलदार कहता है एक लेडी मिलने आई है, तो इंस्पेक्टर थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है कि एक और लेडी? इन लेडीज से तो मुझे अब डर लगने लग गया है, पर अब क्या ही कर सकते थे दोस्तों। तो वो लेडी कोई और नहीं बल्कि ब्रिंडा है, जो कहती है कि रीमा जी का खून तीर्थ सर ने किया है, आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। तो अब इंस्पेक्टर उसको सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहता है। तब वो कहती है कि वो जो दूसरी लेडी थी जिसके लिए सुरेश काम करता था वो मैं ही थी, और जिस रात रीमा की मौत हुई उसी सुबह मैं गई थी सुरेश के रेस्टोरेंट में, जहां उसने टिश्यू पेपर पर ये लिख कर दिया था कि रीमा को बिल्डिंग के टॉप पे लेके जाओ। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस थे शायद तीर्थ ने सुरेश को दिए थे। और एक बात बतानी जरूरी है सर कि उस बिल्डिंग में मेरे अंकल का फ्लैट है, वो विदेश में रहते हैं, इसलिए उस फ्लैट की चाबी मेरे पास ही रहती है। उस फ्लैट में कभी कभार मैं और तीर्थ मिल चुके थे, इसलिए तीर्थ ने सोचा होगा कि अगर वहां से गिरकर रीमा की मौत होती है तो ब्लेम मेरे पे आएगा। मतलब लोगों की नजर में ये जाता कि ब्रिंडा का ब्रेकअप हो गया था, वो पागल हो गई, उसने रीमा को मार दिया।
ये चाल चली तीर्थ ने। पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि पुलिस ने तो आप पे कोई शक नहीं किया। तो वृंदा कहती है कि हाँ, पर मैं चाहती हूँ कि रीमा के कातिल को सजा मिले, क्योंकि मैं और रीमा फ्रेंड्स बन गए थे। ये सुनकर इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है कि ये कब कैसे हो गया। और इधर दोस्तों लेट नाइट आरती और बीना कॉल पे सारी सिचुएशन डिस्कस कर रहे होते हैं, मगर तभी अरुण वॉशरूम से आरती को आवाज देते हुए आता है और उसके सामने गिरकर मर जाता है दोस्तों। यानी अरुण को भी स्लो पॉइजनिंग के द्वारा मार दिया गया है। अब अगले दिन होता है अरुण का फ्यूनरल, जहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं। आरती का तो रो रो कर बड़ा बुरा हाल होता है, उसको समझ नहीं आता कि खतरा तो मेरे ऊपर था ना, फिर अरुण की मौत कैसे हो गई। और अब आरती बीना से कहती है कि ध्रुव को संभाल कर रख, मैं कभी भी उस पर नजर नहीं डालूंगी। और तभी इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए। तो जब ध्रुव और बीना अपनी कार से घर जा रहे होते हैं तो ध्रुव तो अभी भी बीना से गुस्सा होने की वजह से बात नहीं कर रहा होता है, पर बीना सामने से कहती है कि मैंने और आरती ने फैसला कर लिया है कि कातिल तक पहुंच के रहेंगे। तो तभी ध्रुव कहता है कि शायद हमें पता ही ना चले कि कातिल कौन है, लास्ट तक जो जिंदा बच जाएगा कातिल वही होगा। और मैं तो कहता हूँ बच्चों को अपने मायके भेज दो, मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी की मौत हमारे बच्चे की आंखों के सामने हो और उन्हें जिंदगी भर उसका ट्रॉमा मिले। इधर तीर्थ को इंस्पेक्टर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जाता है, जहां वो उससे सीधा यही सवाल करता है कि आपने सुरेश को कहकर अपनी बीवी को मरवाने के लिए बिल्डिंग पे बुलाया था ना, बताइए। तो वो जवाब देता है कि नहीं सर, मैंने सिर्फ सुरेश को पैसे दिए थे रीमा और उसकी दोस्तों पे नजर रखने के लिए। मैंने कभी भी रीमा को कहीं नहीं बुलाया। इनफैक्ट उस बिल्डिंग में ब्रिंडा के अंकल का फ्लैट है, मैं वहाँ रीमा को कुछ भी करने के लिए क्यों बुलाऊंगा। ब्रिंडा के बारे में अगर लोगों को पता चलेगा तो समाज में मेरी कितनी बदनामी होगी। तो इंस्पेक्टर पूछते हैं क्या आपको पता है आपकी बीवी और ब्रिंडा बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। तो तीर्थ चौंक जाता है और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि एक दिन रीमा ने ब्रिंडा को घर पे बुलाया और बड़े ही आराम से बातचीत करके उनकी अफेयर के बारे में सारा कुछ पता कर लिया था। उसे पता चल गया था कि तीर्थ ने ब्रिंडा से 6 महीने तक झूठ कहा कि मेरी बीवी मेंटली स्टेबल नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ फिजिकल नहीं हो पाता और साथ ही मुझे डिवोर्स देने को भी तैयार है। ये सारी बातें तीर्थ ने ब्रिंडा से कही थी, पर फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, तीर्थ ने ब्रिंडा से ब्रेकअप कर लिया। तब रीमा ब्रिंडा को बताती कि ऐसा नहीं है भोली लड़की, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, इनफैक्ट मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तीर्थ ने तुम्हें बस यूज किया है और तुम हो कि रोए जा रही हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें करना होगा अपना मेकओवर, तुम्हें सैडी नहीं डैडी बनना होगा, ताकि तीर्थ को समझ आए कि उसने क्या चीज खोई है। ये जानकर तीर्थ इंस्पेक्टर से पूछता है कि ये सब आपको ब्रिंडा ने तो नहीं बताया। तो वो कहता है इंस्पेक्टर नहीं, मुझे रीमा की आत्मा आई थी बताने के लिए। तभी इंस्पेक्टर को और उनकी भाभी कॉल करके कहती है मुझे आपको कुछ बताना है मिलकर। इसके बाद इंस्पेक्टर वापस तीर्थ से पूछताछ करता है कि आपको पीएनपीसी के बाहर सुरेश के साथ मारपीट करते हुए देखा गया था, उस बारे में कुछ कहना है क्या आपको। तो तीर्थ बताता है कि दरअसल सुरेश ने मुझसे पैसे तो लिए थे रीमा पर नजर रखने के लिए, पर वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा था, इसीलिए मैं गुस्से में था। पर उसने मुझे बताया कि जब मैं उसे कॉल कर रहा था तो सामने रीमा थी और इसीलिए कॉल नहीं उठाया। उसने ये भी कहा कि मैंने आपका नंबर सेव नहीं किया था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया उस सुरेश पे कि इसने मेरा नंबर सेव ही नहीं किया, बताओ। तो तब इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, उस दिन सुरेश के फोन पे रीमा ने आपका नंबर देख लिया था और उसने ब्रिंडा से हाथ मिला लिया था। उसने ब्रिंडा से कहा सुरेश पे नजर रखो पहले। कितना घुमावदार स्टोरी हो रही है दोस्तों ये। इसके बाद हम बीना को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को हक करके बड़ा रो रही है, क्योंकि उसे अपने बच्चों को अपने मायके भेजना पड़ रहा है उनकी सेफ्टी के लिए। उधर आरती की जेठानी कॉल करके इंस्पेक्टर को बुलाती है और उसे एक चौंकाने वाला सच बताती है कि जिस दिन रीमा की मौत हुई थी उस दिन अरुण घर पे नहीं था सर। आरती ने कहा उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो उसकी बेटी को मैं अपने साथ सुला लूं। तो उस समय मैं मान गई थी, पर आधी रात तक मुझे नींद नहीं आई तो मैंने सोचा आरती से जाकर नींद की दवा मांग लूं, पर वो तो रूम में ही नहीं थी। बालकनी से मैंने देखा कि वो किसी मर्द के साथ बात कर रही है, तो मैं छिपकर उनकी बातें सुनने चली गई, जहां मैंने सुना कि वो उस आदमी को ध्रुव जीजू कहकर बातें कर रही थी और कह रही थी कि मैं आपका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती ध्रुव जीजू, आप बहुत ही अच्छे हैं, आपको मुझसे सच में प्यार हो गया है और मुझे भी आपसे, मगर इस प्यार की शुरुआत बहुत ही गलत तरीके से हुई है। दरअसल रीमा ने शर्त रखी थी कि मैं आपको अपने प्यार के जाल में फंसाऊं, पर मुझे भी पता नहीं चला कब मैं सच में आपसे प्यार करने लगी। तो ध्रुव उसे गले लगाकर कहता है कि मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और तब आरती कहती है पर आपकी लाइफ में बीना है और मेरी लाइफ में अरुण है, ऐसे में हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। तो ध्रुव कहता है कि टेंशन मत लो, कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा मैं। दोस्तों अब आरती की जेठानी को लग रहा था कि जरूर इन दोनों ने मिलकर मेरे देवर अरुण को अपने रास्ते से हटा दिया है और अब कहीं ध्रुव भी ऐसा ही ना कर दे अपनी वाइफ के साथ। इसीलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म कर रही है, क्योंकि पहले वो इस मामले की गंभीरता समझ नहीं पाई थी। उधर बीना अपने हस्बैंड से पूछती है कि गेम में पार्टिसिपेट तो मैंने भी किया और आरती ने भी, मगर अभी भी तुम्हारे दिल में आरती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है। तब वो बता देता है कि जिस रात मैं उसे गिफ्ट देने गया था उसी रात आरती ने सारी सच्चाई मुझे बता दी थी, वो तुम्हारी जैसी नहीं है। अब इससे बीना चिढ़ जाती है कि अच्छा तो आरती ने अगर पहले सारी बातें बता दी थी तो वो महान बन गई क्या। तो ध्रुव कहता है कि हाँ। इसके बाद इंस्पेक्टर आरती के रूम में जाते हैं जहाँ उससे मिलने के लिए सुमित आया हुआ था।
दोनों एक दूसरे का दुख बांट रहे थे, मगर इंस्पेक्टर आरती के जले पे नमक छिड़कने का काम करता है और सारी बातें उसे बता देता है कि उस रात आपकी जेठानी ने आपकी और ध्रुव की मुलाकात देख ली थी। आप फ्रीडम पाने की बातें कर रही थी, अपने पति को मारकर पा लिया ना आपने फ्रीडम, जिस पे आरती कहती फ्रीडम पाने का मतलब डिवोर्स होता है इंस्पेक्टर, खून नहीं। और वैसे भी उस दिन हमने जो बातें की थी वो इमोशंस में बह के की थी, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि चलिए ये बात भी मान लेते हैं, मगर एक बात में आप लोग खुद फंस जाएंगे। सुनिए, आपने पहले तो कहा था कि रीमा के कत्ल वाली रात आप तीनों सहेलियां एक दूसरे के पति के साथ थी पूरी रात, मगर आपकी जेठानी के मुताबिक प्यार के कसमे वादे खाने के बाद तो ध्रुव जी चले गए थे, पर वो अपने घर तो नहीं गए होंगे ना, क्योंकि आप लोगों के मुताबिक उस वक्त बीना के साथ सुमित नाइट स्पेंड कर रहा था, सही है ना। तो चलिए सुमित जी से चलते हैं पुलिस स्टेशन पूछने के लिए। तो चलिए सुमित जी पुलिस स्टेशन, जहां आप सच्चाई बताएंगे कि उस रात अपनी लवर से मिलने के बाद अगर आप पति लोग अपने घर नहीं गए थे तो कहाँ गए थे। पुलिस के सुमित को अपने साथ ले जाने के बाद दोस्तों आरती कॉल करके बीना को बता देती है कि इंस्पेक्टर को पता चल चुका है कि उस रात हमने अपने पति नहीं बदले थे। तो बीना अपने हस्बैंड को ये बात बताती है और सच्चाई पूछती है। तब ध्रुव उस रात की असली सच्चाई बीना को बताता है कि मैं, अरुण और सुमित तीनों तुम लोगों को गिफ्ट देकर वापस रीमा के घर की ओर जा रहे थे और आपस में कॉल पे अपनी डिसअपॉइंटमेंट शेयर कर रहे थे कि हम हार गए, हमारी वाइफ्स लॉयल नहीं निकली, रीमा जीत गई। हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही थी रीमा को फेस करने की और ना ही घर जाकर अपनी बीवियों का चेहरा देखने का मन था। इसीलिए हम तीनों ने फैसला किया कि हम रीमा के घर के बाहर वेट करेंगे एक दूसरे का और फिर तीनों साथ में जाएंगे रीमा के पास। सबसे पहले सुमित पहुंचा, फिर अरुण अपनी कार से और फिर मैं भी अपनी कार से। हम तीनों ने गाड़ी थोड़ी दूरी पार करी थी मेन गेट से और फिर आपस में डिस्कस करने लगे कि आखिर हम रीमा के सामने अपनी हार कैसे एक्सेप्ट करें, क्या तरीका ढूंढें। तो तभी हमने देखा कि रीमा जल्दबाजी में अपने घर से निकलती है और कार में बैठकर वहां से चली जाती है। तो हमने उसका पीछा किया उस बिल्डिंग तक, पर फिर हमें लगा कि हमें रीमा के घर पे जाकर ही उसके लौटने का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों ये बातें जानने के बाद बीना भड़क जाती है और कहती है कि इतनी सारी बातें तुम लोगों ने अभी तक हमसे छुपाई रखी और पुलिस तो तुम्हारी बातों पे कभी यकीन नहीं करेगी कि तुम लोग रीमा को फॉलो करने के बाद वापस रीमा के घर की तरफ उसका वेट करने चले गए। उधर पुलिस स्टेशन में दोस्तों ये सारी बात सुमित इंस्पेक्टर को बता देता है, पर बीना ने सही कहा था, इंस्पेक्टर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। और तब सुमित कहता है कि आप ध्रुव को अलग कमरे में बैठाकर भी पूछोगे ना तो वो भी यही बताएगा, क्योंकि यही सच्चाई है। इंस्पेक्टर का कॉल ध्रुव को भी आ चुका होता है, इसीलिए ध्रुव पुलिस स्टेशन जाता है और उसके जाते बीना लगाती है कॉल आरती को और ध्रुव ने उसे जो जो बताया अभी वो सब बता देती है। इस पे आरती बीना से कहती है कि कसम खा, जो कहेंगे झूठ कहेंगे, सिर्फ झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। यानी दोस्तों अभी भी कुछ ऐसा है जो बीना और आरती छुपा रही है। यहाँ पुलिस स्टेशन में ध्रुव से इंस्पेक्टर अकेले में सवाल जवाब करते हैं और वो भी सेम सुमित वाली बात रिपीट कर देता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर दोनों को साथ में बैठाकर कहते हैं कि आप लोगों ने तो अच्छी स्टोरी बना के रखी हुई है और अच्छे से रट भी रखी है। इस पे ध्रुव कहता है कि अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं है तो उस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि हम बिल्डिंग के अंदर गए थे कि नहीं। जिस पे इंस्पेक्टर कहते हैं बस इसी बात का अफसोस है। दरअसल बात यह है ना, उस बिल्डिंग में सीसीटीवी में खराबी चल रही थी काफी समय से, बस इसीलिए नहीं है कुछ हाथ में हमारे। तो ये दोनों कहते हैं कि इस बारे में तब तो उसे ही पता होगा जो वहां रहता होगा या जिसका वहां पे आना जाना होगा। और तभी सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि ब्रिंडा रीमा के कहने पे सुरेश के रूम पे जाती है। उस वक्त सुरेश तो रेस्टोरेंट में था। ब्रिंडा यहाँ बताती है रीमा को कि वो सुरेश तो बड़ा बिकाऊ निकला। पहले मैंने उससे तीर्थ की खबर मांगी पैसों के बदले तो उसने दे दी, फिर जब मैंने आपकी डिटेल्स मांगी तो उसने मुझे आपकी भी सारी बातें बता दी। वो किसी का सगा नहीं है, कल को तो उससे मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो वो जरा भी नहीं हिचकिचाएगा, बता देगा। अब रीमा पूछती कि सुरेश ने तीर्थ के बारे में क्या बताया, तो वो कहती कि उसने बताया तीर्थ सर का किसी और के साथ भी अफेयर है। आज रात शायद वो पर्सन आपके घर पे आने वाली है, इसीलिए तीर्थ सर ने सुरेश से कहा कि किसी भी हाल में आपको आज रात घर ना आने दे, वहीं रोक के रखे, मतलब जहाँ पे सुरेश होगा। तो दोस्तों अब रीमा भी देखना चाहती थी कि आखिर सुरेश आज रात मुझे अपने घर पे जाने से कैसे रोकेगा, मतलब वो ऐसा क्या करे कि मैं घर पे ना हूँ। तो वो रात में सुरेश से झूठ कहती है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी अपना बेबी चेक करवाने और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं तीर्थ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो सामने से सुरेश उसे फौरन घर जाने को कह देता है। मतलब वो एक बार भी रीमा को रोकने की कोशिश नहीं करता कि वो बहुत कमीना था दोस्तों। वो चाहता था खुद ही कि रीमा का दिल टूटे, वो अपने पति को रंगे हाथों पकड़े, जिससे इनके बीच में ड्रामा हो जाए और फिर मुझे रीमा पर नजर रखने के और पैसे मिले। ये थी सुरेश की चाल। यहाँ इंस्पेक्टर फिर ब्रिंडा को बुलाकर उससे पूछताछ करते हैं। तो ब्रिंडा कहती है कि सीरियसली सर, आपको लगता है कि मैंने रीमा को मारा? अगर मैं सामने से आकर चीजें नहीं बताती तो आप मुझ तक पहुंच भी नहीं पाते। अगर तीर्थ सर कातिल नहीं है
तो मुझे उस इंसान पे शक है जो रीमा जी पे नजर रखवा रहा था। मैंने एक बार डायरेक्टली सुरेश से उस पर्सन का नाम भी पूछा था, पर उसने मना कर दिया कि मैं अपने क्लाइंट का नाम रिवील नहीं करता। और सुरेश ने मुझे टिश्यू पेपर पे लिख कर दिया था कि रीमा को आज बिल्डिंग के टॉप पे लेके जाओ। हो सकता है वो तीर्थ सर ने नहीं बल्कि उसी थर्ड पर्सन ने कहा हो, और जब उसने इस बारे में मुझे बताया तो तीर्थ सर को भी बताया होगा। इधर जब ध्रुव और सुमित वापस घर जाने लग जाते हैं तो सुमित बताता है कि मैंने इतने दिनों से कहा नहीं, पर उस दिन जब हम बिल्डिंग से वापस आ रहे थे तो मैंने एक टैक्सी से आरती और बीना को उस बिल्डिंग की ओर जाते हुए देखा था। आइए दोस्तों फ्लैशबैक में पता चलता है दोस्तों कि रीमा ने ही जिस रात अर्जेंटली मैसेज करके अपनी तीनों सहेलियों से कहा था ना कि अगर सच्ची सहेली हो तो आकर बिल्डिंग के टॉप पे मुझसे मिलो, और जब इन तीनों ने कॉल करके आपस में ये बातें शेयर करी तो दीदी ने कह दिया था मैं तो इतनी रात को उसके किसी ड्रामे में शामिल नहीं होने वाली, कल बोल दूंगी कि मैं सो गई थी और मैंने मैसेज नहीं देखा। इसीलिए सिर्फ बीना और आरती ही टैक्सी लेकर वहां जा रही थी और सुमित ने एक झलक के लिए देख लिया था। अब अगले दिन ध्रुव बीना और आरती को साथ में बैठाकर उस रात की हकीकत जानने की कोशिश करता है कि जब तुम दोनों बिल्डिंग के टॉप पर गई तो वहाँ पे क्या हुआ, तुमने क्या देखा। दूसरी ओर इंस्पेक्टर तीर्थ के घर पे पहुंचे होते हैं, वहाँ उन्होंने ब्रिंडा को भी बुलाया होता है। अब इंस्पेक्टर की सख्ताई से पूछताछ करने पर तीर्थ मान लेता है कि हाँ, मुझे सुरेश ने कॉल करके बताया था कि आज रात रीमा को किसी ने बिल्डिंग के टॉप पे बुलाया है और वो वहाँ पे जाने वाली है। तो ब्रिंडा कहती है कि हाँ, मैंने तो रीमा जी को मना भी किया था कि वो अकेले वहाँ ना जाए, पर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ खबर पहुंचाने का है, तुम इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत लो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन है मेरा चाहने वाला जो आधी रात के बाद मुझे बिल्डिंग के टॉप पे मिलना चाहता है। आगे तीर्थ बताता है कि जैसे मैं लिफ्ट में गया तो शॉक हो गया क्योंकि वहाँ पहले से बीना और आरती मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें रीमा ने मैसेज करके अर्जेंटली बुलाया था, तो हमें लगा सच में उसको हमारी जरूरत होगी, इसीलिए हम चले आए। और अब आगे तीर्थ बताता है कि फिर हम तीनों ऊपर पहुंचे टॉप पे और देखा कि रीमा का मुंह नाक से खून निकल रहा है और वो छत पे गिरी पड़ी है। खून देखकर तो मैं हमेशा बेहोश हो जाता हूँ, उस दिन भी हो गया। दूसरी ओर बीना और आरती ध्रुव को बताती कि तीर्थ जीजू के बेहोश होने के बाद हम तीनों बहुत ही डर गए थे। हम रीमा को हॉस्पिटल लेके जाना चाहते थे पर वो काफी हैवी थी, वो हमसे उठ नहीं रही थी, फिर भी हमने हार नहीं मानी और उसे उठाकर किसी तरह छत की रेलिंग की ऊंचाई पे लेके आ गए। हम उसे नीचे लेके जाते उससे पहले तीर्थ जीजू को होश आ गया और उन्होंने अचानक से कहा, रे संभाल के उसको गिराना मत। हम डर गए और हमारे हाथों से गलती से रीमा छत से नीचे गिर गई और उसी वक्त नीचे दीति भी आई और उसने छत पे हमें और नीचे रीमा की लाश को देखा। पूछने पे पता चला कि दीति का मन घबरा रहा था, तो वो भी फिर रीमा के मैसेज का मान रखने के लिए आने के लिए मान गई। दोस्तों ये जानकर तो इंस्पेक्टर का दिमाग खराब हो जाता है कि इसमें से कौन है फिर रीमा का कातिल और कौन नहीं, तो फिर आखिर किसने मारा उसको। और तभी अचानक से ब्रिंडा का गला घुटने लग जाता है और उसके भी मुंह नाक से खून आता है, मर जाती है वहीं पे। इसी के साथ दोस्तों सीरीज का सेकंड सीजन खत्म हो जाता है और अभी तक बताओ यार रियल कातिल का पता ही नहीं चला। खतरनाक राइटिंग करी है इन्होंने। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले सीजन में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।